नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होस्टाइल विटनेस, जिसे हिंदी में हम पक्षद्रोही साक्ष्य भी कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड प्री में तो एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले या 10 नंबर वाले, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे, और 10 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कैसे लिखेंगे, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि होस्टाइल विटनेस की कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। देयर इज द नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अवेलेबल ऑफ द टर्मोलॉजी होस्टाइल विटनेस। रिलेटेड प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 में है। होस्टाइल विटनेस से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 में है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में यह टर्मिनोलॉजी जो है होस्टाइल विटनेस कहीं भी यूज नहीं की गई है। इस टर्मिनोलॉजी को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो एक बात तो यह आपको जान लेना चाहिए कि ये जो टर्मिनोलॉजी है होस्टाइल विटनेस यानी कि पक्षद्रोही साक्ष्य, इस शब्द की कोई भी स्पष्ट या अंतर्निहित परिभाषा किसी भी भारतीय संविधि में उपलब्ध नहीं है। किसी भी इंडियन स्टैट्यूट में इसकी इम्प्लिसिट या डायरेक्ट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होस्टाइल विटनेस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन किसी भी भारतीय स्टैट्यूट में डायरेक्टली या इम्प्लाइडली अवेलेबल नहीं है, स्पष्ट या अंतर्निहित परिभाषा उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि होस्टाइल विटनेस टर्मिनोलॉजी कॉमन लॉ की देन है। कॉमन लॉ ने पक्षद्रोही साक्ष्य की विशेषताओं को कुछ ऐसे निर्धारित किया है कि जैसे ऐसे गवाह को बुलाने वाली पार्टी के लिए एक पक्ष विरोधी गवाही का अस्तित्व या पार्टी द्वारा उसे बुलाए जाने पर सच को न बताने की इच्छा से है। The term hostile witness has no implicit or explicit definition in any Indian statute. The term seems to have its foundation in common law. The common law has laid down particularities of a hostile witness, like the existence of a hostile animus to the party calling such a witness, or not desirous of telling the truth at the instance of the party calling him. यानी कि ऐसे गवाह को बुलाने वाली पार्टी के लिए एक पक्ष विरोधी गवाही का अस्तित्व या पार्टी द्वारा उसे बुलाए जाने पर सच को न बताने की इच्छा से है। पक्षद्रोही साक्षी की परिभाषा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं। होस्टाइल विटनेस की डेफिनेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। तो हम उसके जनरल सेंस में उसे समझने की कोशिश करेंगे। जनरल सेंस में हम यह कह सकते हैं कि एक होस्टाइल विटनेस, जिसे कि हम एडवर्स विटनेस भी कहते हैं, यानी कि प्रतिकूल गवाह के रूप में भी जानते हैं, विचारण या मुकदमे में एक गवाह है जिसकी प्रत्यक्ष परीक्षा पर गवाही या तो खुले तौर पर उसे बुलाने वाले पक्षकार के विरोध में है या उस पक्ष की कानूनी स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है जिसने उसे बुलाया है। और होस्टाइल विटनेस आल्सो नोन एज एडवर्स विटनेस और एन अनफेवरेबल विटनेस is a witness at trial whose testimony on direct examination is either openly antagonistic or appears to be contrary to the legal position of the party who called the witness। यानी कि विचारण या मुकदमे में एक गवाह है जिसकी प्रत्यक्ष परीक्षा पर गवाही या तो खुले तौर पर उसे बुलाने वाले पक्षकार के एडवर्स में है, विपरीत है, या फिर उसे बुलाने वाले पक्षकार की कानूनी स्थिति के विपरीत में उसकी गवाही प्रतीत होती है। अब बात आती है कि पक्षद्रोही साक्षी कहते किसे? हु इज होस्टाइल विटनेस? तो एक साक्षी पक्षद्रोही साक्षी तब हो जाता है जब वह उस पक्षकार के हितों के विरुद्ध बयान देता है जिसने उसे बुलाया था। जब पक्षकार का गवाह या साक्षी न्यायालय के समक्ष उसे बुलाने वाले पक्षकार के पक्ष में अपना बयान देने से इनकार करता है तो यह कहा जाता है कि गवाह मुकर गया है। क्या कहता है? विटनेस हैज बिकम होस्टाइल, ये बताया जाता है। होस्टाइल विटनेस से रिलेटेड प्रोविजन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 154 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 में होस्टाइल विटनेस से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 154 का मार्जिनल नोट है, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस
154 का क्लास 1 कहता है द कोर्ट में इन इट्स discretion permit the person who called a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party, and class 2 यह कहता है कि nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of evidence of such witness। ये क्लास 2 जो है वह एक्ट नंबर 2006 के द्वारा इंसर्ट किया गया और जो मेन सेक्शन 154 था उसे रीनंबरिंग करके सेक्शन 154 क्लास 1 कर दिया गया और क्लास 2 को इंसर्ट किया गया। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्ट नंबर 2006 जिसे कि हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं कब एनफोर्सबल हुआ, तो ये भी जान लीजिए कि 16 अप्रैल 2006 को वह एनफोर्समेंट में आया। 16 अप्रैल 2006 को वह एनफोर्समेंट में आया। सेक्शन 154 यह प्रोविजन करता है कि कोर्ट उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से ऐसे प्रश्न करने की अपनी विवेकानुसार परमिशन दे सकेगा जो एडवर्स पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जाते हैं। और 154 का क्लास 2 यह कहता है कि इस धारा की कोई बात 154 क्लास 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भी भाग का उल्लंघन लेने के लिए बेहकदार नहीं करेगी। Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witnesses। जब आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 137 और 138 पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि सेक्शन 137 में डेफिनेशन दी गई है किसकी, एग्जामिनेशन इन चीफ की, क्रॉस एग्जामिनेशन की और री एग्जामिनेशन की 137 में दी गई है। और 138 प्रोविजन करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का प्रोविजन करता है। 137 कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन यह देता है कि द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस by the adverse party shall be called his cross examination। and re-examination के बारे में 137 में कहता है कि the examination of witness subsequent to the cross examination by the party who called him shall be called his re-examination। यह definition 137 में दी गई है। 138 जो है 137 जब आप पढ़ते हैं तो 137 से आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मान लीजिए एक पार्टी ए है और ये बी है। पार्टी ए ने एक विटनेस डब्ल्यू को कॉल किया तो पार्टी ए क्या कर सकती है, पार्टी ए एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी और पार्टी बी क्या करेगी, क्रॉस एग्जाम करेगी। उसके बाद पार्टी बी के क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेने के बाद पार्टी ए चाहे तो इस विटनेस का री एग्जामिनेशन कर सकती है। ये 137 में डेफिनेशन दिया गया है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन पार्टी ए करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी बी करेगी। क्यों? क्योंकि पार्टी ए ने विटनेस को कॉल किया है। अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन 138 में। 138 में आते हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता है। 138 में क्या बताता है, सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा एडवर्स पार्टी के द्वारा, और फिर क्या होगा, री एग्जामिनेशन होगा अगर ज़रूरी समझती है तो जो पार्टी उसे बुलाई है। तो ये 138 में प्रोविज़न है, ये क्लियर प्रोविज़न है। तो हम आते हैं 154 पे। तो 154 में यह प्रोविज़न किया गया है कि जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया है उस पार्टी को कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से परमिट कर सकती है कि वह पार्टी अपने ही कॉल्ड विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पूछ सके जो कि एडवर्स पार्टी के पास राइट होता है। यह नॉर्मल कंडीशन नहीं, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। तो जहां कोई विटनेस उस पक्षकार के हित के विरुद्ध कोई कथन करता है जिसने उसे बुलाया है
तो वहाँ वह विटनेस को हम होस्टाइल विटनेस कहते हैं। सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट यह प्रोविजन करता है कि जहां कोई साक्षी उस पक्षकार के हित के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट करता है जिसने उसे बुलाया है, वहां उस साक्षी को होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। जब वह इस तरह से होस्टाइल हो जाता है तब यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी उस पक्षकार द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की जाए जिसने उसे बुलाया है। उसे कॉल करने वाले पार्टी के द्वारा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, यह जरूरी हो जाता है, जिससे कि उसके द्वारा उस साक्षी के द्वारा किए गए दृष्टिकोण या उसकी स्थिति को ध्वस्त किया जा सके, उसकी टेस्टिमोनी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो 154 क्या प्रोविजन करता है? 154 यह प्रोविजन करता है कि कोर्ट अपने विवेक से उस पक्षकार को जिसने कि ऐसे किसी विटनेस को कॉल किया है जो कि होस्टाइल हो गया है, इस बात की अनुमति प्रदान कर दे कि वह अपने ही विटनेस से ऐसे क्वेश्चन पूछ सके जो कि एडवर्स पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसा सेक्शन 154 में प्रोविजन किया गया है। और क्या है, आगे कहता है कि मात्र इस कारण से कि कोई साक्षी पक्षद्रोही बन गया है उसके साक्ष्य को संपूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह चाहिए कि सावधानी पूर्वक उसके साक्ष्य का विश्लेषण करे और यह देखे कि क्या उसने साक्ष्य का वह हिस्सा जो कि अभियोजन के पक्ष के प्रतिकूल है स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 138 में जनरल रूल यह है कि जो पार्टी विटनेस को कॉल करती है वो पार्टी उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करती है, एडवर्स पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, और फिर जो पार्टी विटनेस को कॉल की होती है वो चाहे तो री एग्जामिनेशन उस विटनेस का कर सकती है। लेकिन 154 में यह एक्सेप्शनल कंडीशन है कि जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया वो विटनेस उस पार्टी के अगेंस्ट, उस पार्टी के हितों के विरुद्ध अपना स्टेटमेंट दिया, तो जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया कहेगा कि ये विटनेस होस्टाइल हो गया है, मेरा यह सच बताना ही नहीं चाहता, ये होस्टाइल हो गया, कृपया हमें, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कृपया आप हमें परमिट करें कि हम इससे वो क्वेश्चन पूछ सकें जो कि अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछने के लिए राइट अवेलेबल है, वो क्वेश्चन पूछने का परमिशन हमें दें जिससे हम इसकी टेस्टिमोनी को डिस्ट्रॉय कर सकें, क्योंकि यह सच बताना ही नहीं चाहता है, होस्टाइल हो गया है। तो यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट चाहे तो परमिट कर सकती है और कोर्ट चाहे तो परमिट नहीं कर सकती है। अब बात यह आती है कि होस्टाइल विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन वाले कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ होस्टाइल विटनेस। इफ द विटनेस ऑफ द पार्टी टर्न होस्टाइल ही मे आस्क। पहला क्या पूछ सकेगा? चार तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछ सकेगा? लीडिंग क्वेश्चन उससे पूछ सकेगा जो कि सेक्शन 143 में टेस्टिफाई हिज ट्रूथफुलनेस के लिए अवेलेबल है। दूसरा क्या कर सकेगा? क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोविजन स्टेटमेंट्स गिवन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दिस सेक्शन परमिट्स कंट्राडिक्शन एज टू फॉर्मर स्टेटमेंट इन राइटिंग। तो सूचक प्रश्न पूछ सकेगा, उसके पूर्ववर्ती लिपिबद्ध कथन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकेगा जिससे उसे कंट्राडिक्ट किया जा सके। और क्या पूछ सकेगा? उसके चरित्र को बदनाम करके कि यह विश्वास करने योग्य नहीं, उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकेगा जो को सेक्शन 146 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन किया गया, जिसका उसकी विश्वसनीयता को परखने वाले क्वेश्चन जो कि सेक्शन 155 में प्रोविजन, वो वाले क्वेश्चन भी पूछ सकेगा। किसी साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करने के पूर्व न्यायालय आमतौर से यह जानने के लिए कि क्या साक्षी अन्वेषण के दौरान ली गई स्थिति से पीछे हट रहा है, अन्वेषक अधिकारी के समक्ष दिए गए कथन को न्यायालय देखेगा। स्वयं अपने साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की इजाजत, स्वयं अपने ही विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत देने के पहले कोर्ट यह सेटिस्फाई करेगा कि जो विटनेस है वह पक्षद्रोहिता प्रदर्शित कर रहा है।
और क्या देखेगा, देखेगा कि वो जो विटनेस है वो अपने किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से एडवर्स स्टेटमेंट कर रहा है, और अगर कोर्ट को लगता है कि यह विटनेस सच बताने के लिए इच्छुक ही नहीं है तो कोर्ट का यह डिस्क्रिप्शन है कि वह कोर्ट उस पार्टी को, विटनेस कॉल करने वाले पार्टी को परमिट करे कि आप इससे क्रॉस एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन पूछिए। साधारणतः यदि यह प्रतीत होता है कि विटनेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किए गए अपने स्टेटमेंट से पीछे हट गया है तो कोर्ट को सेक्शन 154 एविडेंस एक्ट के अधीन ऐसे विटनेस से ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाने की परमिशन दे दी जानी चाहिए जो कि एडवर्स पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति को पक्षद्रोही साक्षी नहीं कहा जा सकता जो न्यायालय में इस डर के कारण पेश न किया गया हो कि वह अपने पक्षकार के खिलाफ बात कहेगा। जो गवाह न्यायालय में हाजिर हुआ है उसे केवल इस आधार पर पक्षद्रोही नहीं कहा जा सकता कि वह असंगत बातें कर रहा है या अपने पूर्व के कथन का खंडन कर रहा है। अब आते हैं एविडेंटरी वैल्यू ऑफ होस्टाइल विटनेस पे। तो देयर आर टू व्यू ऑन द इशू ऑफ द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द टेस्टिमोनी ऑफ अ होस्टाइल विटनेस। फर्स्ट व्यू इज दैट द evidence is of certain value and therefore should not be omitted entirely। जो स्टेटमेंट है उसकी कुछ वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो उसके स्टेटमेंट को एंटायरली ओमिटेड नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यू यह है। और दूसरा व्यू यह है कि द एविडेंस इज ऑफ द नो वैल्यू एंड दस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। उसके जो स्टेटमेंट है, जो एविडेंस दे रहा है होस्टाइल विटनेस, उसके एविडेंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दो व्यू है। इंडिया में दूसरा वाला व्यू अप्लीकेबल होता है। इंडिया में दूसरा वाला व्यू अप्लीकेबल होता है कि काफ़ी ज़्यादा केसेज में ये अप्लीकेबल हुआ है कि विटनेस रिलायबल नहीं है तो इसलिए उसके एविडेंस को कोई भी वैल्यू नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा वाला इंडिया में अप्लीकेबल होता है। कुछ केस लॉ हैं, उन केस लॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस लॉ से यह क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाहता है। पहला केस है सतपाल सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, AIR 1976 SC 303 का यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह हेल्ड किया गया कि पक्षद्रोही साक्षी वह व्यक्ति होता है जो पक्षकार के अनुरोध पर सत्य को बतलाने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसने उसको एक साक्षी के रूप में न्यायालय में बुलाया है, और एक अननुकूल यानी कि एडवर्स या अनफेवरेबल साक्षी वह व्यक्ति होता है जिसको किसी पक्षकार ने किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए बुलाया, परंतु जो उस तथ्य को साबित करने में असफल रहता है अथवा जिसने कोई विपरीत तथ्य साबित कर दिया है। इसी में आगे कहा गया कि धारा 142 के अंतर्गत सूचक प्रश्न पूछे जाने के लिए और धारा 154 के अंतर्गत अपने ही साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देने की शक्ति न्यायालय के विवेक पर छोड़ दी गई है। धारा 154 द्वारा इस प्रकार जो विवेक प्रदान किया गया है वह एक अवशेषित, पाबंदी विहीन और एक अभ्रमित विवेक है। अनक्वालिफाइड, अनट्रेमलेड, अनट्रेवल्ड डिस्क्रिशन है। कोर्ट को इस डिस्क्रिशन का प्रयोग उदारता के साथ करना चाहिए, और जब भी वह विटनेस की भावभंगिमा यानी कि उसकी जेस्टर्स, स्वभाव, मनोवृत्ति, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों की अनुसंग, तात्पर्य या प्रवृत्ति या उसके पूर्ववर्ती असंगत कथन के अवलोकन अथवा अन्यथा यह सोचता है कि उससे प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देकर सत्य को ज्ञात और न्याय का प्रवर्धन किया जा सकता है, तब कोर्ट ऐसी अनुमति दे सकता है। यह सतपाल सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होस्टाइल विटनेस का एक लीडिंग केस कहा जाता है इसे। फिर अगला केस है आत्माराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ prosecution's witness case cannot
मेक द होल स्टेटमेंट इनवैलिड। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो उस इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से कंप्लीट स्टेटमेंट को हम ओमिट नहीं कर सकते। यह न्यायाधीश का विवेक है कि वह देखे कि कितना ओमिट किया जाना चाहिए और कितना नहीं।